एक फैक्ट्री का दिन खत्म हुआ है और मेज पर 100 पार्ट्स रखे हैं। हर पार्ट के बारे में 2 बातें एक साथ सच हैं। वो किस मशीन से आया और उसमें कितने डिफेक्ट्स निकले। अगर आप इन दोनों को अलग अलग देखेंगे तो असली सवाल छूट जाएगा, क्योंकि पूछा हमेशा यही जाता है कि कौन सी मशीन ज्यादा खराब पार्ट्स बना रही है। इसीलिए हम एक ग्रिड बनाते हैं, रोज में मशीन, कॉलम्स में डिफेक्ट्स। यही छोटी सी टेबल इस पूरे टॉपिक की जान है। हम इसी एक टेबल को शुरू से आखिर तक साथ लेकर चलेंगे और इसे 3 अलग तरीकों से पढ़ना सीखेंगे। जॉइंट, मार्जिनल और कंडीशनल। तीनों एक ही टेबल से निकलते हैं, बस पढ़ने का तरीका बदलता है। तो ये रही वो ग्रिड। अभी सिर्फ गिनती के साथ, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी देर में। रोज बताएंगी कि पार्ट किस मशीन से आया और कॉलम्स बताएंगे कि उसमें कितने डिफेक्ट्स मिले। ऊपर की हेडिंग देखिए, 3 कॉलम्स हैं, नो डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट और मेजर डिफेक्ट। यानी हर पार्ट के लिए 2 सवालों का जवाब एक ही जगह दर्ज हो रहा है। पहली रो मशीन अ की है। 18 पार्ट्स बिल्कुल साफ निकले। 20 पार्ट्स में एक माइनर डिफेक्ट मिला और सिर्फ 2 पार्ट्स में मेजर डिफेक्ट। दूसरी रो मशीन बी की है। 12 पार्ट्स साफ, 30 पार्ट्स में माइनर और 18 पार्ट्स में मेजर। दोनों रोज मिलाकर पूरे 100 पार्ट्स, और हर पार्ट ठीक एक ही खाने में गिना गया, किसी दूसरे में नहीं। अब हर गिनती को 100 से भाग दे दीजिए, गिनती प्रोबेबिलिटी बन जाती है और यही टेबल हमारी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब इसे नोटेशन दे देते हैं। जॉइंट पीएमएफ को लिखते हैं स्मॉल p ऑफ x कमा y, और इसका मतलब सिर्फ इतना है, p ऑफ x इक्वल्स x एंड y इक्वल्स y, यानी दोनों बातें एक साथ सच होने का चांस। पहली शर्त, कोई भी खाना नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसमें कोई छूट नहीं है। दूसरी शर्त, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही काम आती है, सारे खानों का जोड़ बिल्कुल 1 होना चाहिए। अपनी टेबल जांचिए, 0.18, 0.20, 0.02, 0.12, 0.30 और 0.18। जोड़ पूरा 1। अगर ये जोड़ 1 ना आए तो एक कदम भी आगे मत बढ़िए, वहीं कुछ गड़बड़ है। गेट अक्सर टेबल में एक अननोन कांस्टेंट छोड़ देती है और इसी शर्त से उसे निकलवाती है। पहला पढ़ने का तरीका है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका नाम कहां से आया ये जान लीजिए तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। पुराने बही खातों में हर रो का जोड़ पेज के हाशिए पर लिखा जाता था, और हाशिए को इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं। हाशिए पर लिखा वही टोटल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब साफ है, एक वेरिएबल को अकेला देखना और दूसरे को पूरी तरह भूल जाना। और गणित में भूलने का एक ही तरीका होता है, उसे जोड़कर हटा देना। कंटिन्यूअस केस में यही काम इंटीग्रेट करके होता है, पर सोच हूबहू वही रहती है। रूल को साफ शब्दों में लिख लीजिए, x का मार्जिनल चाहिए तो y की सारी वैल्यूज पर जोड़ दीजिए, y का मार्जिनल चाहिए तो x की सारी वैल्यूज पर जोड़ दीजिए। यहां एक बात बहुत ध्यान से, आप जिस वेरिएबल को रखना चाहते हैं उस पर नहीं जोड़ते, जिसे हटाना चाहते हैं उस पर जोड़ते हैं। यही एक लाइन ज्यादातर गलतियां रोक देती है। टेबल की भाषा में कहें तो x रखना है तो पूरी रो जोड़िए, y रखना है तो पूरा कॉलम जोड़िए, और आखिर में हर मार्जिनल का अपना जोड़ भी 1 आना चाहिए, वरना कहीं अर्थमेटिक में चूक हुई है। अब वही टेबल प्रोबेबिलिटीज के साथ, और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉलम जिसमें उसी रो का जोड़ रखा है। पहली रो है 0.18, 0.20, 0.02। दूसरी रो है 0.12, 0.30, 0.18। और सबसे दाईं तरफ वाला कॉलम अभी हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे। मशीना वाली रो जोड़िए, 0.18 प्लस 0.20 प्लस 0.02 बराबर 0.40। यही p ऑफ x इक्वल्स 0 है। अब मशीन बी वाली रो 0.12 प्लस 0.30 प्लस 0.18 बराबर 0.60। यही p ऑफ x इक्वल्स 1 है। गौर कीजिए,
इन दोनों नंबर्स में y कहीं बचा ही नहीं, वो जुड़कर गायब हो गया। इसी को सम आउट करना कहते हैं। और 0.40 प्लस 0.60 बराबर 1, तो x का मार्जिनल भी वैलिड है। अब यही काम कॉलम्स के साथ। नीचे एक एक्स्ट्रा रो जोड़ दी है जिसमें हर कॉलम का जोड़ आएगा। पूरी तस्वीर एक बार देख लीजिए। ऊपर की टू रोज वही जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं। दाईं तरफ का कॉलम x का मार्जिनल है और सबसे नीचे की रो y का मार्जिनल बनने जा रही है। पहला कॉलम 0.18 प्लस 0.12 बराबर 0.30, यानी कोई भी पार्ट उठाइए, बिना डिफेक्ट निकलने का चांस 0.30 है। दूसरा कॉलम 0.20 प्लस 0.30 बराबर 0.50, माइनर डिफेक्ट का चांस 0.50। तीसरा कॉलम 0.02 प्लस 0.18 बराबर 0.20, मेजर डिफेक्ट का चांस 0.20। और नीचे दाईं कॉर्नर पर वो नंबर जो सब कुछ पकड़ लेता है। रोज वाले मार्जिनल्स का जोड़ भी 1, कॉलम्स वाले मार्जिनल्स का जोड़ भी 1, दोनों रास्तों से एक ही टोटल। ये कॉर्नर हमेशा 1 आना चाहिए। ये 5 सेकंड्स का चेक है और ये पूरे सवाल को डूबने से बचा लेता है। अब दूसरा पढ़ने का तरीका, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हम जोड़ते नहीं, काटते हैं। इस गलियारे को देखिए, कई दरवाजे हैं पर खुला सिर्फ एक है, और रोशनी की उसी पतली पट्टी के बाहर आपके लिए अभी कुछ है ही नहीं। कंडीशनिंग का मतलब बिल्कुल यही है। किसी ने आपको बता दिया कि पार्ट मशीन बी से आया है, यानी x इक्वल्स 1, तो अब सिर्फ वही एक रो बची, बाकी पूरी टेबल मिट गई, दुनिया छोटी हो गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, और मजे की बात यह है कि कंडीशनल का पूरा फॉर्मूला उसी दिक्कत को ठीक करने से निकलता है। दिक्कत यह है, मान लीजिए बता दिया गया कि पार्ट मशीन बी का है, यानी x इक्वल्स 1। ये रही पूरी जॉइंट टेबल दोनों रोज के साथ, ताकि फ्रॉक साफ दिखे। अब सिर्फ नीचे वाली रो बची है। उसका पहला खाना 0.12, दूसरा खाना 0.30 और तीसरा 0.18। अब इन तीनों को जोड़िए, मिलता है 0.60, 1 नहीं। और कोई भी चीज तब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाती जब तक उसका टोटल 1 न हो। इसलिए हम इस पूरी रो को उसके अपने टोटल से भाग दे देते हैं। इसे रीनॉर्मलाइज करना कहते हैं। दुनिया छोटी हो गई है तो पैमाना भी नया बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला यही कह रहा है, P ऑफ y गिवन x बराबर जॉइंट डिवाइडेड बाय उस रो का मार्जिनल। ऊपर वाला खाना, नीचे उसी रो का जोड़। पहला 0.12 डिवाइडेड बाय 0.60 बराबर 0.20। दूसरा 0.30 डिवाइडेड बाय 0.60 बराबर 0.50। तीसरा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.60 बराबर 0.30। अब जोड़कर देखिए, 0.20 प्लस 0.50 प्लस 0.30 पूरा 1। यही अकेला चेक बताता है कि आपने सही से रीनॉर्मलाइज किया है। और देखिए क्या मिला। मशीन बी के पार्ट्स की अपनी एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, साफ निकलने का चांस 0.20, माइनर डिफेक्ट का 0.50, मेजर का 0.30। तीनों चीजें एक जगह रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही 3 शब्द घूम फिर कर आते हैं। जॉइंट, एक खाना, दोनों बातें एक साथ। मार्जिनल, पूरी रो या पूरा कॉलम जोड़ा हुआ। कंडीशनल, एक रो अपने ही टोटल से भाग दी हुई। और अब इसी फॉर्मूला को उल्टा पढ़िए। ये उल्टा रूप आधे सवाल अकेले हल कर देता है। दोनों तरफ P ऑफ x से गुणा कीजिए तो मिलता है जॉइंट बराबर कंडीशनल इंटू मार्जिनल। यानी अगर सवाल आपको कंडीशनल और मार्जिनल दे दे तो पूरी जॉइंट टेबल आप खुद बना सकते हैं। गेट अक्सर यही करती है, टेबल देती नहीं, बनवाती है। अब इस टॉपिक का पहला बड़ा जाल, और ये हर साल किसी न किसी को ले डूबता है। हम एक ही खाना उठाते हैं, ऊपर बाईं कॉर्नर वाला, यानी मशीन आ और नो डिफेक्ट।
इसी एक खाने से 3 अलग सवालों के जवाब निकाले जा सकते हैं और तीनों नंबर्स अलग हैं। पहला, जॉइंट। कोई भी पार्ट उठाइए, वो मशीना का भी हो और साफ भी हो। इसका जवाब सीधे खाना है, 0.18। दूसरा, दिया है कि पार्ट साफ है तो उसके मशीना का होने का चांस। अब खाने को उसी कॉलम के टोटल से भाग दीजिए, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.30 बराबर 0.60। तीसरा, दिया है कि पार्ट मशीना का है तो उसके साफ होने का चांस। अब वही खाना पर भाग रो के टोटल से, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.40 बराबर 0.45। एक ही खाना और आंसर्स 0.18, 1.60, 0.45। सवाल में गिवन शब्द के बाद जो लिखा है वही तय करता है कि भाग किससे देना है। अब तीसरा सवाल जो गेट सबसे ज्यादा पूछती है, क्या x और y इंडिपेंडेंट है? मतलब सीधा है। क्या एक के बारे में जान लेने से दूसरे के बारे में कुछ बदलता है? इन 2 गम्बॉल मशीन्स को देखिए, दोनों की अपनी अलग क्रैंक है, बीच में कोई तार, कोई जोड़ नहीं। बाईं वाली से लाल गम्बॉल निकला, इससे दाईं वाली के बारे में आपकी उम्मीद जरा भी नहीं बदलती। यही इंडिपेंडेंस है। और अगर एक का नतीजा दूसरे का चांस बदल देता है तो वो डिपेंडेंट है। अब इसे नंबर्स में जांचने का पक्का तरीका देखिए, क्योंकि आंख से देखकर कभी फैसला नहीं होता। इंडिपेंडेंस का टेस्ट एक ही है, हर खाने में जॉइंट बराबर होना चाहिए, उस रो के मार्जिनल इंटू उस कॉलम के मार्जिनल के। हर खाने में, किसी एक में नहीं। टेबल के कॉलम्स देखिए, बाईं तरफ असली जॉइंट, बीच में मार्जिनल्स का प्रोडक्ट और दाईं तरफ फैसला। पहला खाना x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 1, जॉइंट है 0.20 और प्रोडक्ट है 0.40 इंटू 0.50 यानी 0.20, बिल्कुल बराबर, मैच। दूसरा, x इक्वल्स 1 और y इक्वल्स 1, जॉइंट्स 0.30, प्रोडक्ट 0.60 इंटू 0.50 यानी 0.30, फिर मैच। यहां तक तो लगता है कि इंडिपेंडेंट है। अब x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0, जॉइंट 0.18, लेकिन प्रोडक्ट 0.40 इंटू 0.30 यानी 0.12, मिसमैच। और x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 2, जॉइंट्स 0.02, प्रोडक्ट 0.08, फिर मिसमैच। बस बात यहीं खत्म। एक भी खाना मैच न करे तो x और y डिपेंडेंट है, चाहे बाकी सब मैच कर जाए, और उल्टा नहीं चलता। तो खानों का मैच इंडिपेंडेंस साबित नहीं करता। ऊपर की 2 रोज यही चेतावनी दे रही थी। अब वो बात जो इस पूरे टॉपिक की सबसे कीमती लाइन है, ये रही एक बिल्कुल दूसरी टेबल। इसके कॉलम्स वही हैं, नो डिफेक्ट, माइनर, मेजर और दाईं तरफ फिर रो का जोड़। पहली रो है 0.12, 0.20, 0.08, जोड़ 0.40, वही 0.40 जो पहली टेबल में था। दूसरी रो है 0.18, 0.30, 0.12, जोड़ 0.60, फिर बिल्कुल वही, और नीचे कॉलम्स के जोड़ देखिए, 0.30, 0.50, 0.20, हुबहू पहली टेबल जैसे। यानी इस टेबल के दोनों मार्जिनल्स पिछली टेबल से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। फिर भी यहां हर खाना मार्जिनल्स के प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये टेबल इंडिपेंडेंट है और पहली नहीं थी। सीख साफ है। मार्जिनल्स देखकर इंडिपेंडेंस का फैसला कभी मत कीजिए। मार्जिनल्स बताते ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। दोनों जाल एक साथ याद कर लीजिए, क्योंकि गेट इस टॉपिक पर यही 2 चीजें आजमाती है। पहला, खाने को सीधे कंडीशनल मान लेना। सवाल में गिवन लिखा हो तो जवाब कभी खाना नहीं होता,
वो हमेशा भाग देकर निकलता है और किससे भाग देना है ये गिवन वाला हिस्सा तय करता है। दूसरा, मार्जिनल्स देखकर इंडिपेंडेंस मान लेना। अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि एक ही मार्जिनल्स वाली 2 टेबल्स हो सकती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। और एक छोटी सी बात जो हर बार मार्क्स बचाती है, इंडिपेंडेंस साबित करने के लिए सारे खाने जांचने पड़ते हैं, पर उसे तोड़ने के लिए एक ही खाना काफी है। अब कंटिन्यूअस केस, क्योंकि गेट भारी सवाल वहीं से बनाती है। जब x और y दोनों कंटिन्यूअस हों तो खानों वाली टेबल की जगह ये चादर आ जाती है, एक जॉइंट डेंसिटी जो पूरे स्क्वायर के ऊपर तनी हुई है। अब प्रोबेबिलिटी किसी खाने में नहीं रहती, वो इस चादर के नीचे के वॉल्यूम में रहती है। जॉइंट CDF इसी बात का दूसरा नाम है। कैपिटल F ऑफ x कमा y का मतलब है P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x एंड y लेस देन और इक्वल टू y, यानी बाएं नीचे वाले कोने से उस पॉइंट तक का पूरा वॉल्यूम, बिल्कुल जैसे वो गहरा हिस्सा दिख रहा है। और सोच वही की वही रहती है। मार्जिनल चाहिए तो दूसरे वेरिएबल पर इंटीग्रेट कीजिए, कंडीशनल चाहिए तो जॉइंट को उस मार्जिनल से भाग दीजिए। एक पूरा एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले अंदाज में। जॉइंट डेंसिटी दी है f ऑफ x कमा y बराबर x प्लस वाई, और ये सिर्फ यूनिट स्क्वायर के अंदर वैलिड है, x और y दोनों 0 और 1 के बीच। पहला कदम, x का मार्जिनल y पर 0 से 1 तक इंटीग्रेट कीजिए और x को इस दौरान कांस्टेंट मानिए। x का इंटीग्रल देता है x और y का इंटीग्रल देता है 1/2, तो fx ऑफ x बराबर x प्लस 1/2। दूसरा कदम, कंडीशनल डेंसिटी, वही पुराना रूल, जॉइंट को मार्जिनल से भाग दीजिए, ऊपर x प्लस वाई, नीचे x प्लस 1/2। तीसरा कदम, इसमें x बराबर 0.5 रखिए, नीचे बनता है 0.5 प्लस 0.5 यानी एग्जैक्टली 1, तो कंडीशनल डेंसिटी बच जाती है सिर्फ 0.5 प्लस y। और अब कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। मान लीजिए पूछा है p ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 0.5 गिवन, x इक्वल 0.5, तो 0.5 प्लस y को 0 से 0.5 तक इंटीग्रेट कीजिए, मिलता है 0.25 प्लस 0.125 यानी 0.375। और हाँ, कंडीशनल डेंसिटी का पूरा इंटीग्रल भी 1 आता है, वही पुराना चेक, बस इंटीग्रल की शक्ल में। अब असली गेट सवाल, 2024 का क्वेश्चन 56, नेट 2 मार्क्स। x यूनिफॉर्म है 1 से 3 के बीच, y यूनिफॉर्म है 2 से 4 के बीच, दोनों इंडिपेंडेंट। पूछा है p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फायदा यही है, जॉइंट डेंसिटी बनाने के लिए बस मार्जिनल्स को गुणा कर दीजिए। x की डेंसिटी 1/2 है, y की भी 1/2, तो जॉइंट डेंसिटी हुई 1/4, और वो पूरे रेक्टेंगल पर एक जैसी है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी सीधे एरिया इनटू डेंसिटी बन जाती है। हमें उस हिस्से का एरिया चाहिए जहां x y से बड़ा या बराबर हो। अब ध्यान से, x सिर्फ 1 से 3 तक जाता है और y शुरू ही 2 से होता है, इसलिए x को कम से कम 2 होना ही पड़ेगा, तो x चलता है 2 से 3 तक और हर x के लिए y चलता है 2 से x तक। ये एक त्रिकोण बनता है जिसका आधार 1 और ऊंचाई 1, यानी एरिया 0.5। आखिरी कदम, एरिया इंटू डेंसिटी, यानी 0.5 इंटू 1/4 बराबर 0.125। यही ऑफिशियल आंसर है। सीख ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर जॉइंट डेंसिटी मुफ्त में मिलती है और यूनिफॉर्म होने पर पूरा सवाल ज्योमेट्री बन जाता है। सब समेटते हैं, एक जॉइंट टेबल हर जोड़ी का चांस रखती है, सारे खाने नॉन नेगेटिव और उनका जोड़ बिल्कुल 1। मार्जिनल चाहिए तो जिस वेरिएबल को हटाना है उसी पर जोड़िए या इंटीग्रेट कीजिए और नतीजे का अपना जोड़ भी 1 आना चाहिए। कंडीशनल चाहिए तो उस स्लाइस को उसके अपने टोटल से भाग दीजिए, गिवन के बाद जो लिखा है भाग उसी के टोटल से होगा।
इसे उल्टा पढ़िए तो जॉइंट बराबर कंडीशनल इनटू मार्जिनल, और यही आपको टेबल बनाने की ताकत देता है। और आखिरी बात, जिसे कभी मत भूलिए, इंडिपेंडेंस हर खाने में जांचनी पड़ती है, मार्जिनल्स देखकर कभी नहीं। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।